नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और कल के वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा था नवीन राज्यों का उदय। तो नवीन राज्यों के उदय में हमने बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नजमुद्दौला बक्सर का युद्ध पढ़ा था, मीर जाफ़र पढ़ा था और मीर कासिम पढ़ा था। इसके अलावा जो है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र के बारे में पढ़ा था, अलीनगर की संधि पढ़ी थी, सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ा था, ब्लैक होल की घटना पढ़ी थी, सरफराज खां के बारे में पढ़ा था, अली वर्दी खां के बारे में पढ़ा था, शुजाउद्दौला के बारे में पढ़ा था, शुजाउद्दीन के बारे में पढ़ा था, मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक अपना है वो है अवध के नवाब। याद रखिएगा, टुडेज टॉपिक इज अवध के नवाब। तो अवध के नवाब के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध जो है वो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ राज्य था। तो याद रखिए अवध कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक, पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनासा नदी तक ये फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता था। इसके अलावा सादत खां, जिसको हम बुरहान उल मुल्क भी कहते थे, सादत खां को क्या कहते थे? बुरहान उल मुल्क। 1722 से 1739 ईस्वी तक इसका शासन रहता है और अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो है यही था, सादत खां। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां था, जिसको हम बुरहान उल मुल्क भी कहते थे। सादत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। तो जो है क्वेश्चन बन जाएगा कि सादत खां कहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया। तो याद रखना है कि सादत खां जो था बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया था। कहाँ का फौजदार नियुक्त किया गया था? बयाना का। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सादत खां बयाना का फौजदार कब नियुक्त किया गया? तो सादत खां जो है बयाना का फौजदार जो है 1720 में नियुक्त किया गया। इसके अलावा जो है सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में किसने भाग लिया था? तो सादत खां ने भाग लिया था। ठीक है। इससे फलस्वरूप पहले उससे पंचहजारी और फिर सप्तहजारी का मनसब मिला। पहले उसको क्या मिला? पंचहजारी का मनसब, उसके बाद सप्तहजारी का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली। ये भी याद रखना है कि बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। इसके बाद जो है सादत खां जो एक छोटा मुगल अफसर था, ये भी पूछा जा सकता है कि सादत खां कौन था? तो एक छोटा मुगल अफसर था। 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, लागू किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अवध में जो है नया राजस्व बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो सादत खान ने लागू किया था। नया राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया था? तो 1723 में लागू किया था। अवध के शासकों ने अराजकता समाप्त करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने तथा न्याय व शांति स्थापित करने का प्रयास किया। अवध के शासकों के राज्य का विस्तार रुहेलखंड प्रदेश तक था, जो दिल्ली में पूर्व में स्थित था। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, जिन्हें रुहेला कहा जाता था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा कि रुहेला किन्हें कहा जाता था? तो रुहेला जो थे वो रुहेलखंड प्रदेश में जो है भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियों से अफगान लोग जो हैं बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, उनको रुहेला कहा जाता था। तो एक्चुअल में जो रुहेला थे वो अफगानी थे। अफगान लोग जो है भारत में आकर बस गए थे रुहेलखंड प्रदेश में, तो उनको रुहेला कहा जाता था। रुहेलखंड प्रदेश है कहाँ पर? ये दिल्ली के पूर्व में है। कहाँ पे है? दिल्ली के पूर्व में। सादत खां ने जो है किसानों की मदद कैसे की थी? तो उचित लगान और किसानों को बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर जो है सादत खां ने जो है इनकी मदद की थी। इसके अलावा जो है क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सादत खां ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा कि सादत खां ने जो है
आत्महत्या कब की थी? तो सआदत खान ने जो आत्महत्या जो है 1739 में की थी। नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है शाही मामलों में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सआदत खान ने निभाई थी। सन 1739 में सआदत खान की मृत्यु के बाद जो है शासक कौन बनता है? तो सफदरजंग बनता है। ठीक है, कौन बनता है? सफदरजंग। और सफदरजंग ने जो है 1754 ईस्वी में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना करने नहीं दिया। तो ये भी याद रखना है कि 1754 तक जो है सफदरजंग रहता है, और सफदरजंग जब तक जीवित रहता है अवध और इलाहाबाद की जो जनता थी उसको किसी भी अशांति का सामना करना नहीं पड़ा। इसके अलावा जो है सफदरजंग को क्या नाम बुलाते थे? अबुल मंसूर खां। सफदरजंग को क्या कहते थे? अबुल मंसूर खां। 1739 से 1754 तक ये रहता है। 1739 से 1754 इनका नाम था अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां जो हैं ये सफदरजंग या सआदत खां का भतीजा, अबुल मंसूर खां, जिनको सफदरजंग भी बोलते थे। ठीक है, अबुल मंसूर खां या हम कह सकते सफदरजंग, ये सआदत खां का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, सआदत खां का कौन था? भतीजा भी था और दामाद भी था। इसके अलावा सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया था। तो अवध का नवाब किसको नियुक्त किया गया था? सफदरजंग को। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह ने। ठीक है, ये भी याद रखना है कि अवध का नवाब जो है किसको नियुक्त किया गया था 1739 में? 1739 में तो किसको नियुक्त किया गया था? सफदरजंग को। किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह ने। 1748 ईस्वी में जो है सम्राट अहमद शाह ने उससे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। तो यहाँ पे बनेगा कि वजीर किसने नियुक्त किया था? तो सम्राट अहमद शाह ने नियुक्त किया था। सम्राट अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर कब नियुक्त किया था? तो 1748 ईस्वी में नियुक्त किया था, और इलाहाबाद प्रांत जो है इसको दे दिया था। ठीक है, इलाहाबाद प्रांत जो है इसको दे दिया था। इसके बाद जो है 1748 में जो है अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में जो है मुगलों का साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसके बाद क्या होता है कि 1748 में जो है अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य एक युद्ध होता है मणिपुर में। तो उस युद्ध में ये जो है मुगलों का साथ इसने दिया और सम्राट अहमद शाह से जो है वजीर का पद प्राप्त किया। सफदरजंग ने जो है न्याय की उचित व्यवस्था की थी। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं व मुस्लिमों के मध्य निष्पक्ष की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर महाराजा नवाब राय हिंदू था। तो उसके बाद जो है 1753 में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा कि सफदरजंग को जो है वजीर के पद से किसने बर्खास्त किया था? तो बादशाह ने बर्खास्त किया था। शाही सेनाओं के साथ विफल संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया, जहां 1754 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1754 में मृत्यु हो जाती है किसकी? सफदरजंग की। इसके बाद देखेंगे कि सफदरजंग ने जो है रुहेलों और बंगश पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, जिसमें बंगश पठानों के विरुद्ध 1750 से 1751 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सफदरजंग ने जो है मराठों की सैनिक सहायता और जाटों का समर्थन कब प्राप्त किया? तो 1750 से 1751 में। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था, जो 1775 के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया।
तो ये नोट दिया गया है कि नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई थी। इसके बाद जो है शुजाउद्दौला आता है 1754 से 1775 तक। तो फिर क्वेश्चन वही बनता कि शुजाउद्दौला था कौन? तो अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी, या हम कह सकते हैं उसका पुत्र जो है शुजाउद्दौला राजा बनता है। तो शुजाउद्दौला जो है वो सफदरजंग का पुत्र था। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है शुजाउद्दौला ने किसका साथ दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली का। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम व दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ उसने बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में भी सिराजुद्दौला का महत्व था। नवाब मीर कासिम व दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, इनके साथ जो है ये बक्सर का युद्ध लड़ता है, उसमें पराजित हो जाता है। बक्सर के युद्ध की विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम को दे दिए थे। तो ये भी याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने शाह आलम को क्या दे दिया था? तो कड़ा और इलाहाबाद के जिले दे दिए थे। किससे लेकर दिए थे? शुजाउद्दौला से लेकर दिए थे। किसने दिए थे? क्लाइव ने दिए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि क्लाइव ने जो है शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर जो है शाह आलम को दे दिए थे। इसके बाद बनारस की संधि होती है 1773 में। ठीक है, बनारस की संधि कब होती है? 1773 में। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि बनारस की संधि किसके बीच हुई थी? तो नवाब शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य। बनारस की संधि किसके बीच हुई थी? नवाब शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के मध्य। इस संधि के द्वारा इलाहाबाद व कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। ठीक है, इस संधि के द्वारा क्या हुआ? इलाहाबाद और कड़ा के जो जिले हैं वो नवाब को जो है 50 लाख रुपए में बेच दिए गए थे। इस संधि से प्रेरित होकर नवाब ने 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया और अप्रैल 1774 ईस्वी में मीरनपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां को मार डाला। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि 1774 में जो है नवाब ने कहाँ आक्रमण किया? तो रुहेलखंड पर आक्रमण किया। उसके बाद अप्रैल 1774 में जो है अप्रैल 1774 में जो है किसको मार दिया था नवाब ने? तो याद रखना है हाफिज रहमत खां को जो है मार डाला था। रुहेला सरदार था ये। हाफिज रहमत खान कौन था? रुहेला सरदार था जिसको जो है युद्ध में मार डाला था। इसके बाद गाजिउद्दीन हैदर अली खां। गाजिउद्दीन हैदर अली खां कौन था? अब यहाँ पर जो है हेस्टिंग ने 1815 ईस्वी में जो है उसे बादशाह की उपाधि दी थी। इसके बाद नसरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठा। तो यहाँ भी याद रखना है कि गाजिउद्दीन हैदर अली जो है ये 1814 से 1827 तक गद्दी पर रहता है और इसको जो है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है 1815 में इसे बादशाह की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि गाजिउद्दीन हैदर अली खां को जो है बादशाह की उपाधि किसने दी थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने दी थी। वाजिद अली शाह जो हैं ये 1847 से 1856 तक रहते हैं। वाजिद अली शाह जो हैं ये अवध के अंतिम नवाब थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। इसके शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किसके शासनकाल में डलहौजी ने जो है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। कई सारे क्वेश्चन बनाऊंगा इससे, ध्यान रखना कि किसके शासनकाल में डलहौजी ने जो है किसके शासनकाल में डलहौजी ने जो है अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो वाजिद अली शाह के समय में। ठीक है, क्यों मिलाया था?
तो कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया था, ठीक है। और कब मिलाया था? तो 1856 ईस्वी में जो है मिला लिया था। और किस रिपोर्ट के आधार पर? तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। और ये रिपोर्ट कब लाई गई? तो 1854 में, ठीक है। तो ये आपका अवध का था, ठीक है, अवध के नवाब। ये आपका अवध पूरा आपका खत्म हो गया है। इसके बाद जो है हैदराबाद पढ़ेंगे।